गार्जियन के लिए हमारी पल्लवी में, जो कि पूर्व में सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं और अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हैं। साथ ही हमारे प्रभाकरण देव भैया, देव रिसोर्ट के मालिक, और हमारे नगर निगम के इंजीनियर साहब, मैं भैया का नाम संकेत सर, एवं आशीष सिंह जो कि हेल्पिंग बिहार के संचालक हैं और जिनका इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने बच्चों से उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि के लिए एक जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों, जैसा कि आप सबों को पता है कि विगत वर्ष से ही हमारा जो कोचिंग है वह 100% बच्चों को प्रथम श्रेणी से पास कराने में अव्वल आता रहा है। विगत 2 वर्षों से हमारी यह संस्था बच्चों के बेहतर से बेहतर मानसिक विकास एवं उनके अनुशासन के प्रति कर्तव्यबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। इस वर्ष 2023 की मैट्रिक परीक्षा में, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी, इस वर्ष में हमारे लगभग 40 बच्चों ने भाग लिया और इन 40 में 40 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से रिजल्ट लाकर अपने गांव समाज सहित शिक्षकों का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। साथ में बता दूं कि इन 40 बच्चों में लगभग 20 बच्चों ने 80% से अधिक मार्क अचीव किया, जो कि हमारे पिछले रिजल्ट में यदि हम देखें तो पिछले रिजल्ट से इस बार का रिजल्ट हमारे बच्चों के द्वारा काफ़ी अच्छा दिया गया और जिससे कि मैं और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ आगे समाज में और भी अच्छे काम करने के लिए। तो मैं इन सभी बच्चों के लिए एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इन सभी बच्चों के लिए ताली बजाकर इनका उत्साह और मौके पर हमारे सभी बच्चे जो इस परीक्षा में अव्वल श्रेणी से पास हुए, उनमें से कुछ बच्चे जो कि पटना, भागलपुर इत्यादि स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए निकल पड़े हैं, तो मैं उनका समय जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें आज आमंत्रित नहीं किया हूँ। और साथ ही हमारे पास जगह का भी अभाव है, तो उतनी भीड़ जुटा पाना हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए। लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे लोकल क्षेत्र में यहाँ उपस्थित थे, उन बच्चों को मैंने यथासंभव प्रयास किया संपर्क साधकर उन्हें बुलाने का। वे सभी बच्चे हमारे पास आज यहाँ उपस्थित हैं। उन मेधावी बच्चों के लिए भी मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली बजा दें। मौके पर हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु मैम, जो कि रमेजा महिला कॉलेज की पूर्व प्रधानाध्यापिका रह चुकी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि 2 सब बच्चों को संबोधित करने का। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा नमस्कार, स्नेह, शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित इस कोचिंग है ना, ये कोचिंग के संचालक आदरणीय आदर्श जी, आदरणीय पल्लवी मैम, पुत्रवत हैं मेरे आदरणीय प्रभाकर जी, आदरणीय संकेत जी, अभियंता हैं और आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का निर्माण कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो आदरणीय हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि वो आपके सुसूट से वर्षे पुत्र मित्रवत समाचे, तो पुत्र भी मित्र ही हो जाता है। तो सभी मेरे पुत्रवत ही हैं और बिल्कुल ही मेरे अपने बच्चे जैसा ही है आशीष, और आप सभी मेरे बच्चे ही हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को इस आयोजन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और स्नेह। ये शुभकामनाएं जो हैं, अभी जो आदर्श जी ने बताया कि आपकी उपलब्धियों के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक उपलब्धि मिलती है तो आगे के लिए बहुत सारे चैलेंजेस उपस्थित हो जाते हैं। ये बहुत उन्हीं बच्चों के लिए मेडल्स हैं। ये मेडल आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि ये शुरुआत है, इससे बड़ा और बड़ा, उससे भी बड़ा। तो वो कहते हैं अंग्रेजी में स्काई इज़ द लिमिट, आपको उतनी ऊंचाई तक जाना है। इन्होंने अभी बताया कि वो जगह कम थी और इसके कारण सभी लोगों को नहीं बुला सके, संसाधन नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ अब फिर से गुरुकुल परंपरा का आरंभ होना चाहिए। मुझे लगता है आप सभी लोगों को गुरुकुल परंपरा के विषय में ज्ञान है।
गुरुकुल परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा थी, जहाँ शिष्य गुरु के यहाँ जाया करते थे। वो शिष्य कौन होंगे ये कोई मायने नहीं रखता था। राम तो दशरथ के पुत्र थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन उनके शिक्षक उनको घर पे ट्यूशन देने नहीं आया करते थे। उन लोगों ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर शिक्षा दी थी। तो वस्तुतः गुरु का वो स्थान होता है, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े आपको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी वो अंधकार को दूर करके जो हमारे नेत्रों में ज्ञान का अंजन लगाता है, वो गुरु होता है। तो वो गुरु जो है, वो गुरुकुल का निर्माण करता है। स्थान से, ईंट पत्थर से गुरुकुल नहीं बनते, नहीं तो उच्च शिक्षण संस्थानों के भवनों को आप देखें और उसके शिक्षा की स्थिति को देखें। इसलिए संस्थाएं नहीं पढ़ा करती हैं। बच्चों, मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि संस्थाएं नहीं पढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने IIT क्रैक कर लिया उसमें से सभी जो है फॉरेन चले गए या बड़ी बड़ी कंपनीज में उनको नौकरी मिल गई, नहीं। लेकिन IIT उन्होंने क्रैक किया, ये बड़ी उपलब्धि थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक IITian जिसका 1 करोड़ का पैकेज था, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और शायद अररिया के आसपास आके वो अपनी खेती कर रहे हैं और उनका 10 लाख रुपए का पर मंथ इनकम है। तो अभी क्या है ना, हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि अभी की स्थिति में हमें लगता है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या ये पढ़ाई जो है यही हमें आगे पहुंचा सकती है। और उससे भी नहीं तो थोड़ा ग्रेजुएशन कर लिया तो आप देखेंगे कि 10-10 साल बच्चे गार्जियन का पैसा लेकर और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और पता चलता है वो 10 साल तो उनके बर्बाद हुए ही, लेकिन फिर आगे उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पढ़ता हमेशा छात्र ही है, और छात्र को पढ़ने के लिए उसकी इच्छा शक्ति आवश्यक है, उसकी दृढ़ता, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा, ये आवश्यक होता है। आवश्यक ये नहीं है कि आप किस संस्था में पढ़ते हैं। और हम लोग तो उस परंपरा के लोग हैं जहाँ एक व्यक्ति, बहुत अदने से एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति, अखबार बेचकर अपनी जीविका चलाने वाला व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, ये उसकी उपलब्धि नहीं है। मैं APJ कलाम की बात कर रही हूँ। उनकी उपलब्धि ये है कि भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, ये उपलब्धि होती है। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। तो हमारे लिए कहाँ है कि वो कितने बड़े स्कूल में हम पढ़ते हैं, कितनी बड़ी संस्था से हम पास आउट हुए हैं। हमारे लिए आवश्यक यह है कि हमें जिज्ञासा कितनी है, हमें चेतना कितनी है, हम कितना क्या आगे बढ़ के करना चाहते हैं। और मित्रों, एक बात मैं आपको और बता दूं, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया, एक अच्छी सी नौकरी कर ली और फिर एक अच्छी सी जिंदगी अपना बिता लें। नहीं, हम सामाजिक लोग हैं। कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से पढ़ा होगा समाजशास्त्र में। तो सामाजिक प्राणी का मतलब क्या होता है? जिस समाज ने हमें जन्म दिया है, हमारा उसके प्रति एक उत्तरदायित्व भी होता है। तो हम जो भी करें उसका असर उस समाज पे पड़ना है। इसलिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, गांधी ने कहा, विवेकानंद ने कहा, वो क्या है? चरित्र निर्माण। और चरित्र निर्माण कैसे होगा? हमें नैतिक दायित्व बोध होना चाहिए। आदर्श सद ने आपको इतनी परेशानियों में, इतनी छोटी सी जगह में पढ़ाया, और आज उन्हें ये गर्व हो रहा है कि हमारे इतने बच्चे 80% अंक लेकर बाहर गए या उन्होंने अपनी जो है सफलता प्राप्त की। आप उन्हें क्या देंगे? नहीं। फिर इसके बाद आप भूल जाएंगे कि इसके बाद हम गए थे और कहाँ से हमने पढ़ा था। फिर वो सत्यमेव जयते, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप भूल जाएंगे। आपको पता है ये सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? किसी को पता है? मुंडकोपनिषद से। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सभी ज्ञान के भंडार हैं। वो सभी ज्ञान जो आप इन दिनों मोबाइल में ढूंढते हो ना, वो सारे ज्ञान वहाँ पड़े हैं।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें गुरुकुल परंपरा में फिर जाना चाहिए, जहाँ आंतरिक ज्ञान का उन्मेष होता है और व्यावहारिक ज्ञान की दीक्षा दी जाती है। और वो व्यावहारिक ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है कि संसाधन कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपकी जिज्ञासा, आपका ज्ञान और आपकी दृष्टि कितनी विशद है। तो फिर जो है आपके लिए नए पटल उद्घाटित होते रहेंगे और आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि समाज के प्रति भी आपका एक दायित्व है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है, लेकिन आपसे फिर से खुश मत होइएगा कि आप पुरस्कृत हो रहे हैं। आपको ये हमेशा यहीं से निकलेगा तो मान के कि आप पर एक बोझ डाला जा रहा है कि आप इस संस्थान के ऋणी हुए, और ये ऋण आपको कैसे उतारना है, आप कुछ बहुत अच्छा करके बहुत आगे जाकर, और तब अगर याद किया कि हाँ हम लोगों ने शुरू में आदर्श सर से पढ़ा था, तो बस यही एक शिक्षक की उपलब्धि होती है। इसके बाद न तो आपसे पैसे चाहिए, ना आपसे अन्य किसी चीज़ों की अपेक्षा है, और कोई भी अपेक्षा किसी शिक्षक को नहीं रहती है अपने छात्रों से। शिक्षक सिर्फ ये चाहता है कि उसका छात्र अनुशासित हो, जीवन में सफल हो, सामाजिक दायित्व बोध हो, उसका नैतिक आचरण अच्छा हो। मैं बार बार नैतिक चर्चा इसलिए कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि आपके नैतिक आचरण के निर्माण से हमारा सामाजिक राष्ट्रीय चरित्र निर्मित होता है। और हम सभी जानते हैं कि अभी चर्चा हो रही है कि हमारे सामाजिक और नैतिक चरित्र में थोड़ा सा स्खलन हुआ है, पतन हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा नहीं कि आप लोग दोषी हो, हम लोग उसके दोषी हैं। हमने वैसा वातावरण बनाया है, लेकिन चलो कोई नहीं, अब हमने वो गलतियां कर ली, कोई तो सुधारेगा। तो वो दायित्व भी आपका है, आप ही को वो भी सुधारना है, क्योंकि हम अभी एक वैश्विक गांव में रह रहे हैं। हमें प्रतिस्पर्धा भी करनी है, हमें अपने को इस योग्य भी बनाना है कि जब हम विश्व गुरु कहलाते थे तो कितना गर्व होता पढ़ के, हम भारत कभी विश्व गुरु था, कभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, आज भी हो सकते हैं ना। वही लोग हैं, वही धरती है, वही ज्ञान का भंडार है। आज भी यहाँ शांति निकेतन जैसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पेड़ों के नीचे कक्षाएं चलती हैं, और शांति निकेतन से अगर कोई डिग्री लेकर निकलता है तो उसकी पहचान अलग होती है। इसीलिए मित्रों, मैं आपका समय नहीं लूँगी, आज बहुत आनंद का समय है, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, स्नेह और उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन हमेशा अपने दायित्व बोध को याद रखिएगा, क्योंकि आप जब यहाँ से निकलेंगे और एक जरा आपने गलती की तो लोग कहेंगे अच्छा आदर्श सर की आप पढ़ते थे, गलती आपने की और मारा क्या, कौन, ये इंस्टीट्यूशन है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक आचरण जो है एक पूरे समाज को किसी एक अच्छी या गलत दिशा के लिए ले जा सकता है। मेरा बहुत बहुत स्नेह आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं उज्ज्वल भविष्य के लिए भी, और एक सामाजिक जीवन के उत्तमोत्तम सफलता के लिए। इस सभा में उपस्थित प्रतिनिधि श्रीमती पल्लवी मैम से अनुरोध करूंगा कि 2 बच्चों को संबोधित करें। पल्लवी मैम के लिए एक बार ताली। इस सभा में उपस्थित आदरणीय और आदरणीय आदर्श जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत स्नेह और शुभाशीष। सबसे पहले तो मैं आदर्श जी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और हम लोगों के बीच आने का मौका मिला। बच्चों, मैम ने बहुत सारी बातें कही, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण बातें उन्होंने आपके सामने रखी। मैं कुछ बातों को उसमें जोड़ना चाहूँगी। शिक्षा जो है ये हमारे अंतर मन को जागृत करता है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होता है कि हम किताबी ज्ञान ले लिए, नौकरी पा लिए, जीवन यापन करें। शिक्षा का अर्थ होता है, इसलिए सब डायमंड देखो, हीरा जब वो चमकता है तो अपने चारों ओर प्रकाशित करता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो अपने नैतिक गुण से, चारित्रिक गुण से, सामाजिक गुण से वो पूरे समाज को जैसे बोल सकती हूँ कि अपना रोशनी प्रदान करता है।
मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा की मदद से आप जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों का पतन नहीं करो। आदर्श सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं और आप लोगों का ये सौभाग्य है कि इनके सानिध्य में आप लोगों को मैट्रिक का इतना सुंदर अंक मिला, इतना अच्छा अंक मिला है और उन्होंने आज इस समारोह का आयोजन किया है। यह सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, यह सफलता इनकी भी है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मुझे यह महसूस होता है, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड की टीचर हूँ थी पहले, और वो गुण अभी भी है। जब CBSE बोर्ड वालों का रिजल्ट आता है तो मेरा प्राण हलक में अटका रहता है। मतलब बच्चों से ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे होती है कि क्या रिजल्ट हो। अभी भी रिजल्ट आने वाला है कुछ समय में, और वो एक तरह से कौतूहल मेरे अंदर है कि क्या होगा। एक शिक्षक की दशा मैं समझ सकती हूँ। और बेटा, शिक्षक जो है, चाणक्य की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पड़ती है। एक शिक्षक ही ऐसे हैं जो आपको दुर्गम से दुर्गम स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। माता पिता के बाद अगर किन्हीं का स्थान है मेरे नज़रिए में, वो आपके गुरु। वैसे तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो आपके पथ प्रदर्शक हैं, माता पिता और गुरु, उनका सम्मान आप कभी भी खोने नहीं दीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जीवन में कहीं भी रहिएगा, अपने सर को हमेशा याद रखिएगा, इस संस्थान को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। यही आपके संस्थान का हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए मैं अब अतिथियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। पहले मैं अतिथियों को सम्मानित करता हूँ, बच्चे तो हैं ही। एक बार पकड़ के ताकिएगा, इधर ताकिएगा। एक-एक बच्चों के नाम पुकारूंगा और सभी बच्चे आकर के हमारे अतिथियों से पुरस्कार करते हैं। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा हमारे संस्थान के बच्चे कुश कुमार, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 86% अंकों से इसे उत्तीर्ण किया। कुश कुमार। चाहूँगा मौसम कुमारी, जिन्होंने 83% अंकों से बोर्ड परीक्षा में मौसम कुमारी के लिए एक बार तालियां। छात्र अभिनय कुमार, जो कि आज यहाँ उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश दिल्ली में है और उनके पिताश्री आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनके पिताश्री आकर के उनके विषय का
खुश हो जाइए और आपको शुभकामनाएं। पूजा कुमारी और अर्चना पूजा और अर्चना सबकी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं ही सबसे सही मांग सब शुक्रिया। संतोष कुमार हो गया तो यहीं से सबका सवाल शेष बच्चे सभी चले आए, सबको मेडल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। बेटा वहीं रुक जाओ। हो गया बेटा वहीं से सबका सारा हो गया। सारी सत्यम आ जाओ। क्या कहते हैं ना, एक बार शुभ होता है वो निकलता रहता है। इधर आओ। सत्यम भूपेश गौतम कुमार इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। उनका अतिथियों से अनुरोध है कि नाश्ता करते हैं। अरे हम लोगों का सबसे बड़ा हम लोगों के लिए ये सम्मान ही सबसे बड़ी बस नाश्ता करके 2 लाइन हम भी बोलना चाहेंगे आपको। अवश्य अवश्य मैं चाहूँगी कि आपने ऐसे जैसे गलती की है। नहीं दो नहीं दो नहीं कोई बात जी, हम लोगों का समय का नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए पढ़ाई का जो समय होता है ना सर, समय सीमा 30 तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जीवन में जो है ना सब चीज़ निर्धारित है। हमको कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना गाना है, हमको जीवन में कितना कुछ करना है। वो पढ़ाई का भी एक समय है। अब हमको पढ़ाई कितना लंबा करना है। अगर हम पढ़ाई इस 2 साल जो आप 10th पास किए हैं, ये आप 11th 12th जो अगर उसमें मेहनत कर दिए तो जीवन में फिर आपको नहीं पढ़ना है। ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझिएगा। और इस चीज़ को समझने के लिए वो जो चाहिए डिसिप्लिन, वो सर आपने दिया है सारे बच्चों को, देख के लग रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बात कि किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, चाहे इवन IAS की पढ़ाई हो, तो कोई अगर कहे कि हम 1 साल में उसको पढ़ के निकाल लेते हैं, ये गलत है। उसको भी पास करने के लिए आपको जीवन में 5 साल लगाना पड़ेगा। उस 2 साल प्रिपरेशन करने में और 3 साल माइंड को उस हिसाब से ढालने में, अपने दिमाग को उस जगह पे लाने के लिए आपको 3 साल मेहनत करना पड़ता है। वो यही क्षण है जब आप समझेंगे 10th के बाद। अब जब आप 11th में गए हैं तो यहाँ आपको ये समझना है कि हमको जीवन में करना क्या है, हमको पाना क्या है। ये 3 साल 4 साल अगर आप अपने दिमाग को उस जगह लेके चले जाएंगे तो आप मान के चलिए ग्रेजुएशन जिस दिन आप कंप्लीट करेंगे और उस बार आप एग्जाम देंगे यूपीएससी का, और इसी 40-50 बच्चों में से कोई एक बच्चा यूपीएससी, 2 बच्चा यूपीएससी क्रैक कर लेगा, तब आदर्श सर को जो है हम लोग बधाई देंगे पूरा बढ़िया से।